नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग की बड़ी चुनौती को स्वीकार किया। वो क्षेत्र से आती हैं जहां पर महिला एवं बाल विकास के सबसे बड़े चैलेंजेस खड़े होते हैं और उसी क्षेत्र से आकर उन्हीं लोगों के लिए काम कर पूरे मध्य प्रदेश में अपने काम से अपना लोहा बनवा रही हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं निर्मला भूरिया जी, मंत्री हैं महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश शासन। बहुत स्वागत करता हूं निर्मला जी आपका। जी अभिलाष जी, नमस्कार। नमस्कार जी निर्मला जी, सबसे पहले तो मैं यही सवाल करूंगा क्योंकि आपके पास सबसे बड़ी चुनौती है। मध्य प्रदेश में महिलाओं को फोकस कर सरकार लाडली बहना जैसी योजना देती है जो पूरे देश का रोल मॉडल बनती है और यहां पर हम देखते हैं कि महिलाओं को कितना सम्मान है। इतने बड़े विभाग को आप संभाल रही हैं, लेकिन चैलेंज की अगर मैं बात करूं तो जिस क्षेत्र से आप आती हैं, झाबुआ, अलीराजपुर, वो आदिवासी क्षेत्र जहां पर हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा महिलाओं और बच्चों की खासतौर से हम बात करें, कुपोषण की बात करें, वो एक बड़ा चैलेंज है। उससे कैसे निपट रहे हैं, क्योंकि उससे निपटने की बहुत महती जिम्मेदारी आपके कांधों पर है। जी जी देखिए, मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस विभाग का दायित्व मिला है और जब से मुझे इस विभाग का दायित्व मिला है करीबन 2 साल होने को आ रहे हैं और हमारी सरकार का, चाहे हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हो या हमारे देश के मुखिया आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी हो, महिलाओं पे हम लोगों का फोकस है और उन्हें किस तरह से सशक्त बनाया जाए, आत्मनिर्भर किस तरह से उनको बनाया जाए, इसमें लगातार हम लोगों के प्रयास है और उसमें लगातार हम लोगों के प्रयास है और उसी से निकल कर के हमारी ये लाडली बहना हो, हमारी लाडली लक्ष्मी हो, इस तरह की योजनाएं हैं जो निकल कर के आई और इतनी अच्छी योजनाएं हैं ये कि इन योजनाओं को देख करके और दूसरे राज्यों ने भी इसे स्वीकार किया, एडॉप्ट किया और चाहे वो नाम बदल दिए होंगे, लेकिन इसी योजना के कारण आज देश में मुझे लगता है कि कई सरकारें बनी हैं और बहुत अच्छा उसका वो कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार इसमें प्रयास कर रही है। हम लोग कर रहे हैं इसमें प्रयास। बिल्कुल निर्मला जी, प्रदेश में, मध्य प्रदेश के लिए वैसे तो कई फैक्टर हैं, कई सेक्टर हैं जिसमें हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर कुपोषण शुरू से एक चिंता का विषय रहा है और आपके पास उस विभाग के मुखिया के तौर पर उसे मिटाने का बहुत बड़ा एक काम है। किस तरह से आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं? क्या कुछ हमने टारगेट अचीव कर लिए हैं? क्या टारगेट्स विभाग ने सेट किए हैं? देखिए, कुपोषण जो है वो शुरू से ही मैं ये कहती आ रही हूँ कि कुपोषण सिर्फ हमारे लिए, विश्व के लिए भी एक चुनौती है और इसमें देश हो या हमारा मध्य प्रदेश हो, हमारा विभाग इसमें लगातार काम कर रहा है और कई जिलों में हम लोग नवाचार भी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये जो कुपोषण है ये गरीबी अमीरी के कारण नहीं बल्कि जागरूकता के कारण, और मुझे लगता है कि इसमें जागरूकता की ज़्यादा आवश्यकता है। हमें बच्चे को किस तरह से पौष्टिक नाश्ता देना चाहिए, उसको भोजन देना चाहिए जिसकी उसे आवश्यकता है और इसलिए हमने झाबुआ जैसे हमारे जनजातीय आदिवासी जिले में नवाचार किया है मोटी आई के माध्यम से, जिसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिला है, जिसमें जो कुपोषित हमारे सेम और मेम बच्चे हैं उनको टारगेट करके उनकी सबकी एक बच्चे की फाइलें बनाई और जिसे हमने मोटी आई नाम दिया कि एक आंगनवाड़ी पे एक मोटी आई हमारी रही है जो उसको मालिश करके उसको पौष्टिक लड्डू या चिक्की या जिस तरह का भी पौष्टिक हम लोग खाने का भोजन दे सकते हैं वो दे करके, और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया और इसी तरह के नवाचार दूसरे जिलों में भी हमारे हो रहे हैं। तो हम कुपोषण से बराबर उभर करके आएंगे और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम और भी अच्छा काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस कुपोषण जैसी चीज़ से हम इसको ख़त्म कर दें। ऐसी मेरी कोशिश है।
ठीक है, मैं दूसरा सवाल आपसे ये करना चाहूंगा, चूंकि आपके पास जो काम की जिम्मेदारी है वो बहुत वृहद है, विस्तार उसका बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना जो एक महिला से, एक संवेदनशील महिला, संवेदनशील मंत्री से ही हम उम्मीद कर सकते हैं, अनाथ बच्चों को सरकारी नौकरियों में 1% आरक्षण का एक प्रस्ताव विचाराधीन है, उसको लेकर आपका विभाग कितना प्रेशर बना रहा है ताकि वो जल्द से जल्द आ जाए? क्योंकि ये चीज अगर होती है तो ना सिर्फ ऐसा करने वाले आप लोग पहले राज्य हम लोग बनेंगे, बल्कि ये हमारी संवेदनशीलता का एक बहुत अच्छा पैमाना हो जाएगा पूरे देश में कि अनाथ बच्चों को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश के मंत्री, जनप्रतिनिधि कितने ज्यादा संवेदनशील हैं। जी जी, देखिए इसमें हम लोगों का पूरा प्रयास है, चाहे हमारे सरकारी सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में है, हम लोगों की ये कोशिश है कि जो हमारे अनाथ बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं कहीं न कहीं, चाहे वो कोविड काल में हो या दूसरे भी जो बच्चे हैं, और मैं भी जिस भी ज़िले में जाती हूँ तो इन बच्चों से को बुला करके उनसे चर्चा ज़रूर करती हूँ, इनके बारे में पूछती हूँ और वो क्या कर रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, किस अवस्था में रह रहे हैं। तो मेरी ये कोशिश है और मैं जल्द से जल्द हम लोग ये करवाने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही करवा लेंगे हम लोग ये। निर्मला जी, आप जिस क्षेत्र से आती हैं उसमें विकास की असीम संभावनाएं हैं, अलीराजपुर है, झाबुआ है और वहाँ आदिवासी समाज है, आप कुल भील समाज से ताल्लुक रखती हैं जी। सरकार ने उस क्षेत्र के विकास के लिए आपके आने के बाद क्या विशेष प्रावधान किए हैं जिससे आपके आसपास के लोगों को आपके होने का बड़ा फायदा मिल पा रहा है या आपके सरकार में होने का बड़ा फायदा मिल पा रहा है? जी, मैं जनजाति क्षेत्र से आती हूँ, आदिवासी क्षेत्र से आती हूँ, झाबुआ से आती हूँ और जैसा कि आपने कहा कि भील समाज से आती हूँ। और आप देखेंगे कि जब से हमारी सरकार आई है तब से, जब से अटल जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे तो प्रधानमंत्री सड़क बना योजना लाए थे, उसके माध्यम से हर गांव में सड़कें बनाने का काम हो, पीने के पानी की व्यवस्था है, सिंचाई के साधन है, वहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। अभी आप देखेंगे कि सांदीपनी जो हमारे स्कूल बने थे एक भव्यता के साथ में वो बन रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी नए नए हॉस्पिटल, उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जा रहे हैं। तो इस तरह से समग्र विकास किस तरह से होना चाहिए। और मेरे विभाग से भी जहां आंगनवाड़ी के भवन नहीं थे वहां भवन बना के हम लोग दे रहे हैं। और पहली बार हमने जो हमारी मिनी आंगनवाड़ियां थी, करीबन 12,607 के लगभग, उन मिनी आंगनवाड़ियों को मेन आंगनवाड़ी में कन्वर्ट किया है। और पहली बार मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी तादाद में हम लोगों ने ये काम किया है। और अभी हमारी सहायिका और कार्यकर्ताओं की हमने, मध्य प्रदेश देश में ऐसा पहला राज्य है जिन्होंने ऑनलाइन सारी भर्तियां करी है और उनकी भी नियुक्तियां हम लोग कर रहे हैं। जी, एक और बड़ा चैलेंज है जो है मानव तस्करी, उस क्षेत्र में बहुत देखने को मिलता है। उससे रोकने के लिए बहुत संवेदनशीलता से विभाग आपका काम कर रहा है। उसके लिए विशेष आपने एक कार्य योजना बनाई है, कार्यशाला का भी ऐलान किया है। क्या कुछ तैयारियां उसको लेकर चल रही हैं ताकि ये कलंक हमारे समाज के माथे से दूर हो? देखिए, मानव तस्करी और ये चीज़ जो हमारी बॉर्डर के राज्य हैं या जो ज़िले हमारे बॉर्डर के लगे हुए रहते हैं वहाँ, या रेलवे स्टेशन रहते हैं, या इस तरह की जो चीज़ें रहती है वहाँ कहीं न कहीं ये देखने को मिलता है। और हमारा विभाग, पुलिस डिपार्टमेंट के विभाग से मिलकर के, चाहे वो साइबर के माध्यम से हो और ये ऐसा गोपनीय तरीके से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ भी हम इस तरह की कार्यशालाएं, हमारी कोशिश रहती है कि हम यहाँ राज्य स्तर पे तो करते ही हैं, लेकिन नीचे जिले तक भी अवेयरनेस के लिए खासकर बच्चियों को और सभी लोगों को समझाइश देने के काम करते हैं। और जो साइबर में हमारे एक्सपर्ट जो रहते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग और हमारे विभाग के भी जो रहते हैं, उनको भी ले जा करके और हम सारी चीज़ें बताने का काम, नीचे तक अवेयरनेस का काम हमारा विभाग करता है। निर्मला जी, अगर मैं अब बात करूं आपके व्यक्तिगत सफ़र की,
बड़ा दिलचस्प सफर रहा आपका। कैसे आप अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत आप देखते हैं? हालांकि विरासत में आपको सियासत मिली है, लेकिन आपको कब से लगता है कि आप एक अच्छी जनप्रतिनिधि के तौर पर आपने खुद को पहचाना? कब से आपको लगा कि अब मुझे जनसेवा करनी है, मुझे और कोई प्रोफेशन नहीं चुनना है? अमूमन होता यह है कि बहुत कम लोग विरासत के काम को संभाल रहे हैं आजकल सियासत में, पर आप इस दिशा में आई, क्या वजह थी उसकी? जी, देखिए, आपने जैसा कहा कि विरासत में मुझे मिली है। मेरे पापा स्वर्गीय दिलीप सिंह जी भूरिया एक लंबे समय तक वो राजनीति में रहे, सांसद रहे और उसके बाद में आयोग के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष वो रहे। तो तब ये थे एक वातावरण, राजनीतिक वातावरण था और विधानसभा का चुनाव लड़ा और तभी से ये लगा कि पापा जो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है जो गरीबों की सेवा कर रहे हैं, आम लोगों की जो सेवा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मुझे भी इस तरह का काम करना चाहिए। और तभी से पहली बार जब मैं विधायक 93 में बनी तो तभी से मैंने ये, हालांकि पहले भी थोड़ा काम करती रही मैं साथ में, लेकिन तब से मुझे लगा और तब से लगातार सक्रिय रह करके और आज यहाँ तक पहुँचने का काम किया और आज ये सेवा का माध्यम मैंने चुना और आज सेवा कर रही हूँ मैं। तो निर्मला भूरिया जो भी हैं उसका श्रेय किसे देती हैं? अपने पूज्य पिताजी को या पार्टी आलाकमान को, जनता जनार्दन को? कौन आपको लगता है कि सबसे बड़ी वजह है निर्मला भूरिया के एक मंत्री के तौर पर, सफल मंत्री के तौर पर, सफल जननेता के तौर पर? देखिए, सबसे पहले तो यही कहूँगी कि क्योंकि मेरे पिता एक लंबे समय से राजनीति में रहे और बचपन से मैंने उन्हें काम करते हुए देखा, गरीबों की सेवा, जनजाति क्षेत्रों में किस तरह से वो काम करते हैं, उनकी सोच क्या है, इन सारी चीज़ों के मुझ में जो भी चीज़ आई है वो उन्हीं से आई है। और समय समय पे बहुत सारे लोगों से ऐसा सीखने को मिलता है और ग्रामीण क्षेत्रों में जब जाते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, इनकी सेवा हमें करना चाहिए। और लगातार यही इनको देख करके फिर पार्टी का भी है कि शुरू से एक चुनाव तो मैंने कांग्रेस से भी लड़ा और फिर लगा कि नहीं, यहाँ नहीं कर पाएंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी में आए और यहाँ लगातार अभी तक मैं काम कर रही हूँ। और उसका ये प्रतिफल है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों में जो काम किया है, कहीं न कहीं उस पर मतलब मेरे पिता का भी उस पर असर रहा है, भारतीय जनता पार्टी। और कई ऐसे लोग मिले हैं कि जिनको साथ में लेकर के और काफ़ी कुछ सीखने को मुझे मिला और आज मैं यहाँ पर हूँ। बेसिक डिफरेंस क्या देखती हैं निर्मला जी? कांग्रेस के साथ भी आपने काम किया है, बीजेपी में आए, फिर यहाँ पर आप अब मंत्री के तौर पर हैं। बेसिक डिफरेंस दोनों पार्टी की वर्किंग स्टाइल में क्या है? महिलाओं के कैडर को किस तरह से वहाँ काम करने की इजाज़त है, यहाँ कैसे है, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी में जो है वो जो कहती है वो करके दिखाती है। और आज उसका उदाहरण है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो योजनाएं बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस की पार्टी तो बस कहती ही है, करती नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, जो योजना बनाती है, उसको धरातल पे उतारने का काम करती है और उन योजनाओं का लाभ महिलाओं को देने का, आम व्यक्ति को देने का काम करती है। यही बेसिक फ़र्क है। अब आज के समय में जब चैलेंजेस बहुत बड़े होते हैं, कई चीज़ें होती हैं जो आपकी योजना के अनुसार नहीं चलती हैं, तो कई बार हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। आपको कौन सी चीज़ मोटिवेट करती है कि आप निकलकर दोबारा से अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ चलें? क्योंकि कई बार हमें मंजिलें नहीं मिल पाती जो तय हमारे लक्ष्य होते हैं उस वक्त। तो कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा प्रेरणा देती है? देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। हम जब ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि मैं तो जनजातीय क्षेत्रों से निकल करके आती हूँ, और कई बार ऐसी चीज़ या ऐसे दृश्य या ऐसी कुछ चीज़ें देख लेते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, हमें इनके लिए काम करना है, अभी भी काम करना है। और वही छोटी मोटी चीज़ें हमें प्रेरणा देती है। और सबसे बड़ा उदाहरण तो अपने पिताजी को ही दूंगी मैं कि शुरू से ही उन्होंने राजनीति में एक लंबा संघर्ष किया है
और उस संघर्ष को देख के ऐसा लगता है कि अभी तो बहुत अच्छी स्थिति में है, और उसको ही देख के लगता है कि नहीं, समाज के लिए, पार्टी के लिए और आम व्यक्ति के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए हमें ये करना है और निरंतर काम करते जाना है, अच्छे काम करते जाना है। यही सारी चीज़ें प्रेरणा देती है। एक सवाल जो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं आपसे कि बहुत सारे पद खाली हैं और सरकार चूंकि कह चुकी कि आने वाले समय में हम बहुत सारे पद भरने जा रहे हैं, तो महिला बाल विकास विभाग में भर्तियों की बाहर कब से आने वाली है? बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। देखिए, जल्दी ही, जैसा हमारा संगठन भी और सभी ये लोग कह रहे हैं, तो जल्दी ही सारी चीज़ें वो हो जाएगी और जल्दी ही सारी भर्तियाँ भी हो जाएगी। निर्मला जी, आपके क्षेत्र में या पूरे प्रदेश को हर मंत्री की एक ख्वाहिश होती है, एक सपना होता है कि भाई मुझे लोग मेरे इस काम से जाने। अगर 5 साल बाद कोई मैं पलट के देखूं या लोगों से पूछा जाए कि निर्मला जी जब मंत्री थी तो उन्होंने क्या किया, तो 2-3 काम ऐसे होते हैं वो चाहते हैं कि मैं ऐसा कर जाऊं कि मेरी पहचान बन जाए। निर्मला बुरिया जी के मन में क्या ऐसा सपना है कि कौन से ऐसे 2-3 टारगेट हैं जो आप चाहते हैं कि महिला बाल विकास विभाग में आप मंत्री रहते रहते ये काम अचीव कर लेंगी तो आपको संतोष मिलेगा कि हाँ, मैंने अच्छा काम किया? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जैसा आपने कहा ना कि कुपोषण की बात जो कही, कि इस कुपोषण को हम लोग ख़त्म करें, अपने इस प्रदेश से भी कम से कम इस चीज़ को ख़त्म करें। और दूसरा ये कि जो हमारी माता बहनें हैं उसको हम सशक्त किस तरह से बना सके, उनको स्वावलंबी किस तरह से बना सके, आत्मनिर्भर किस तरह से बना सके। तो यही 2-3, और शिक्षा के क्षेत्र में भी सभी बहनें अच्छी पढ़ लिख करके आगे आए। तो यही 2-3 चीज़ें हैं जिसके माध्यम से मैं चाहूँगी कि इन क्षेत्रों में और भी काम किया जाए। यही है। अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा निर्मला जी, बहुत सारे लोग प्रेरणा आपके हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो महिलाओं के तौर पर, चाहे वो नेत्री हों, समाज सेवी हों, महिला के तौर पर एक किसे अपना प्रेरणा स्रोत आप मानते हैं जो वर्तमान में जिनका काम देखकर आप बहुत प्रभावित होते हैं कि भाई कितना बढ़िया ये काम कर रहे हैं और मुझे ऐसा काम करने की प्रेरणा इनसे मिलती है? देखिए, हर व्यक्ति की अपने काम करने की अलग अलग शैली है। कोई किस तरह से काम करता है, कोई किस तरह से काम करता है। हर फील्ड में या राजनीति में आप लोग देख लें कि कोई भजन गा लेता है, कोई कविता कह लेता है, कोई अच्छी भाषण दे लेता है, कोई अपना मतलब हर व्यक्ति का मुझे लगता है कि अलग अलग अपना वो रहता है। और मुझे ये लगता है कि मेरी काम करने की शैली अलग है। तो यही मैं कहना चाहूँगी, ऐसा कोई प्रेरणा, सबसे बड़ी प्रेरणा तो मेरे सामने मेरे पिता ही रहेंगे हमेशा। और यही है कि मैं लगातार काम करती रहूं। और हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग शैलियाँ, कोई ये कहता है कि उसकी तरह क्यों नहीं काम करते हो, या उस व्यक्ति की तरह क्यों एग्रेसिव नहीं हो सकता। तो वो हर व्यक्ति हर चीज़ नहीं कर सकता, उसकी अपनी एक शैली रहती है काम करने की। और मेरा भी यही मानना है कि मेरी अपनी एक शैली है, मैं उसी के माध्यम से काम करना और आगे बढ़ना पसंद करती हूँ। यही है। न्यूज़ 24 को वक्त देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया निर्मला जी, और हम उम्मीद करते हैं, शुभकामनाएं आपको देते हैं कि जो बड़ा सपना कुपोषण को मध्य प्रदेश से मिटाने का आप देख रहे हैं, जो पूरे प्रदेश का सपना है, वो बहुत जल्द साकार हो और हकीकत में बदले। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपके विभाग के तमाम आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को वक्त देने के लिए। नमस्कार। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी के सहयोग से हम इस कुपोषण जैसी चीज़ को ख़त्म करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। शुक्रिया जी।